आज हम पढ़ेंगे बेटा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच का डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए, अगर आप जैसे सपोज करिए कि कोई मटेरियल है और इसका एक रॉड बना, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को सस्पेंड करते हो, तो जो उसका मेजर एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेजर एक्सिस है, ये रॉड इस तरह से मूव करेगी, ये रॉड ऐसे मूव करेगी कि वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना सके। तो अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो उसका ओरिएंटेशन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और अगर ये रॉड पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इसका अलाइनमेंट होता है। और अगर ये रॉड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, तब भी इसका जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए, इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से डिफरेंट रहती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ a rod of diamagnetic material is suspended in a magnetic field, major axis of the rod becomes perpendicular to the magnetic field. तो ये जो मेजर एक्सिस है इसका, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। इसमें जो इसका एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है, if free to move in a non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker magnetic field. तो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और वो फ्री है मूव होने के लिए, इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्री है मूव करने के लिए, तो ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। और ये वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो भी वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट देखिए, आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को पिघला के मेल्ट करके उसको लिक्विड स्टेट में ले आए और एक बोल के अंदर उसको भर लिया, ठीक है, और उसको फिर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो आप देखिए कि जो पोल्स हैं उन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, और जैसे जैसे पोल से आगे चलेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता चला जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ पे वीकर फील्ड है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है। तो पोल्स के पास जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और पोल से दूर जो होता है वो वीक होता है। अब ये कैसे मूव करेगा? स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ मूव करेगा। तो स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ मूव करेगा, ये जो मटेरियल है ये बीच में इकट्ठा हो जाएगा, ये मटेरियल ऐसे इकट्ठा हो जाएगा बीच में। तो कॉर्नर्स पे ये मटेरियल कम रहेगा और बीच में ये मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि इसका जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। अगर ये जो मटेरियल है, अगर ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, मतलब इसका जो ये ऐसे पोल्स की तरफ ज्यादा होगा, ऐसे पोल्स की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है उससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि इसका मूवमेंट वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ होगा, और इसका जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होगा, और इसका भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये वाला जो मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, और बिल्कुल इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी यही पिक्चर बनेगा, वो भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, ये इसका एक्सटेंट थोड़ा ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक का। जो प्रॉपर्टी इसमें वीक होती है वो प्रॉपर्टी उसमें स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी, बस उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका डिफरेंस होगा। इसमें थोड़ा सा वीक प्रॉपर्टी होगी तो इसमें स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होगी। इसको हम एक और चीज से दिखा सकते हैं, इसी वाली प्रॉपर्टी को एक और चीज से दिखा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। आप एक इस तरह से यू शेप की ट्यूब लीजिए, ये एक यू शेप की ट्यूब लीजिए और इसके दोनों तरफ एक मैग्नेट लगाइए। ये नॉर्थ, ये साउथ पोल हो गया, तो ये नॉर्थ से साउथ के पोल की तरफ इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये वाला जो पार्ट है ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। आपने इनिशियली क्या किया, इसके अंदर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल भर दिया, तो इन दोनों का लेवल सेम रहेगा। लेकिन जब आप ये मैग्नेट इसमें लगा दोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा और यहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका मूवमेंट स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि इस तरफ मूवमेंट होगा। तो मैग्नेट लगाने के बाद इस वाली आर्म में तो ये इसका जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा, और इस वाली आर्म में इसका लेवल ऊपर चला जाएगा। तो ये जो मटेरियल है इसका मूवमेंट किस तरफ हुआ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि इस लिम्ब में तो इसका लेवल बढ़ जाएगा और इस लिम्ब में इसका लेवल घट जाएगा, और इसमें इसका उल्टा होगा। इसमें जो लेवल है वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ होगा, जैसे इधर मैग्नेट है तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस तरफ इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और इस तरफ इसका लेवल घट जाएगा, यानी कि इसका मूवमेंट कैसे हुआ, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा। तो इसका जो मूवमेंट होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होता है, और इसका वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। आगे देखिए, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड है उसका बिहेवियर कैसे होता है। सपोज करिए कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और आपने इसके अंदर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी एम हो गया, तो है मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। तो डायम मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाता है, कम हो जाता है। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा, बिल्कुल यही पिक्चर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास होंगे। और अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस कौन करेगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये डोमेन थ्योरी के ऊपर समझा जा सकता है। तो डोमेन थ्योरी देखिए क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम डोमेन थ्योरी को पढ़ते हैं। ये जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ये मटेरियल जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, हर एक मॉलिक्यूल इसकी तरह होती है। उन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सबकी अलग अलग होती है, तो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जैसे सपोज करो ये एक पार्ट हो गया और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं उनकी डायरेक्शन इस तरफ, ये दूसरा एरिया हो गया, इसके अंदर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसके अंदर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो जिन मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स की मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होती है वो अपना अपना एरिया क्रिएट कर लेते हैं और इनको डोमेन्स बोलते हैं। These areas in which magnetic moments are in a particular direction are called domains. तो ये सब डोमेन्स। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम होता है, और मैग्नेटिक
फील्ड इन द मीडियम इज 0। और जब हम इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, आपने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ये डाइपोल्स है, डाइपोल मोमेंट्स है, इनके ऊपर टॉर्क लगता है और इनका अलाइनमेंट होता है। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनका अलाइनमेंट कैसे होगा? उनका अलाइनमेंट, इसकी नेचर ऐसी होती है कि जो अलाइनमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इनका अलाइनमेंट ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट होता है। अब सपोज करिए कि ये अगर इस तरफ होंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और बी मीडियम क्या हो जाएगा? नॉट माइनस बी डैश हो जाएगा, और ये बी नॉट से कम हो जाएगा। तो हुआ क्या, जो डाइपोल्स हैं, जो डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट है उनका अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाता है, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाता है। ये कहानी है डायमैग्नेटिक मटेरियल की। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये जो अलाइनमेंट है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में ये पिक्चर बनेगी, कुछ अलाइनमेंट हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ये सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा और ये बी नॉट से ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें कुछ का अलाइनमेंट हो पाता है कुछ का अलाइनमेंट नहीं हो पाता, तो ये कुछ ही ज्यादा होता है, इससे बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर सारे के सारे जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो सब अलाइन हो जाते हैं, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पिक्चर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो क्या करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ इसके बाहर से जाएंगे कुछ इसके अंदर से जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से भी जा रही थी उनको अट्रैक्ट करके ये अपने अंदर ले लेगा, यानी कि सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएगा, इसलिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी तो सेम है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को सक करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाता जितना ज्यादा ये कर पाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है, ये मैग्नीट्यूड में कम होता है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है। तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। एंड दिस इज ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इन द मटेरियल। अब देखिए कि इनके रेशियो को क्या बोलते हैं। ये जो bm और b नॉट का रेशियो होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो अगर इसका रेशियो आप निकालो तो ये जो bm अपॉन b नॉट है ये 1 से कम आएगा, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये लेस देन 1 होता है। अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से कम है तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसका रेशियो अगर निकालोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा और ये 1 से बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इसको 1 में 1 को इधर ले आइए, ये आ जाएगा म्यू आर माइनस 1, ये नेगेटिव हो गया, ये म्यू आर माइनस 1 स्लाइटली पॉजिटिव, 0 से कुछ ही बड़ा होगा, और ये म्यू आर माइनस 1 दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन 0। और ये जो डिफरेंस है म्यू आर माइनस 1 इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है, और इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव होगा, बट लेस, कम वैल्यू होगी इसकी। और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ये पॉजिटिव और लार्ज, दिस इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव एंड स्मॉल, और ये होगा पॉजिटिव एंड लार्ज।
इसके बाद आता है बेटा मैसनर्स इफेक्ट। ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैसनर्स इफेक्ट को शो करता है, शोज मैसनर्स इफेक्ट। ये मैसनर्स इफेक्ट को शो नहीं करता और ये भी मैसनर्स इफेक्ट को शो नहीं करता। तो देखिए मैसनर इफेक्ट क्या होता है। जो मैसनर इफेक्ट होता है वो इसके टेम्परेचर, ये जैसे रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का रिलेशन बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर को कम करते हैं, जैसे ये हमने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर कम किया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आती है, इसको बोलता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के केस में इसकी जो रेजिस्टिविटी है जीरो हो जाती है। अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसकी कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और जो सुपर कंडक्टर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो ये सिचुएशन आती है कि जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करने की कोशिश करोगे तो सारा मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल कर देगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। एंड दिस इज द सिचुएशन वेयर डायमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और रेजिस्टिविटी भी जीरो हो जाएगी। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में होता है कि अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, उसमें रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है एच जी के लिए कितना होता है, अगर आप मरकरी के लिए देखोगे तो मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.8 केल्विन, और क्रिटिकल टेम्परेचर लैड के लिए होता है, पीबी लैड के लिए 7.8 केल्विन। तो अगर आप मरकरी को 4.8 केल्विन तक ठंडा करोगे, यानी कि उसके टेम्परेचर को 4.8 केल्विन तक लेके आओगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और ऐसे ही अगर लेड को 7.8 केल्विन तक कम करोगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मैसनर्स इफेक्ट कहलाती है। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैसनर्स इफेक्ट को शो नहीं करता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी मैसनर्स इफेक्ट को शो नहीं करता। तो इसके डायमैग्नेटिक मटेरियल के देखिए क्या क्या होता है, एग्जांपल देखिए, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, एंटीमनी, मरकरी और लेड, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जर्मेनियम और प्लेटिनम। ये एग्जांपल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, कॉपर, निकल और इनके अलॉयज। ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो जिस तरह से ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैसनर्स इफेक्ट को शो करता है, उसी तरह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो क्यूरी लॉ को सपोर्ट करते हैं। क्यूरी का क्या लॉ होता है उसको देखते हैं, क्यूरीज लॉ। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करते हैं, और जैसे जैसे वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे।
तो जो क्यूरीज लॉ है, क्यूरीज लॉ ये बताता है कि जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मैग्नेटाइज, कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ती है। जैसे आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो बी, तो ये म्यू नॉट एच के बराबर होता है, तो एच ये इंटेंसिटी होती है। अब अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो इसमें ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये एच प्लस आई के इक्वल हो जाता है, आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो मैग्नेटाइज करने की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये जो ससेप्टेबिलिटी है ये ससेप्टेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू मैग्नेटाइज, यानी कि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइज इश्यू होता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये मैग्नेटाइज होना कम हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो काफी मैग्नेटाइज हो जाता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्या फर्क है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि आप अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसको मैग्नेटाइज करते हो और फिर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में नहीं होता। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाओगे तो उसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तब भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचेगा, यानी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तभी तक वो मैग्नेटाइज होगा। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। ये फर्क है दोनों। तो जैसे जैसे हम इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो ससेप्टेबिलिटी है इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। और एक टेम्परेचर ऐसा हो जाता है जिसको हम क्रिटिकल क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे जो टीसी है वो क्यूरीज टेम्परेचर है। क्यूरीज टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके अबव टीसी, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है दैट इज कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि क्यूरी टेम्परेचर से पहले ये अगर मैग्नेटाइज हो गया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इसका मैग्नेटिज्म बचेगा। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आप अगर इसको मैग्नेटाइज करोगे और आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो फिर इसका मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाएगा। तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है और फिर इसकी जो ससेप्टेबिलिटी है वो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहती, बल्कि इन दोनों के डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये टी माइनस टीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टी माइनस टीसी की वैल्यू, टी माइनस टीसी की वैल्यू जो भी आएगी, तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले देखोगे तो जो भी टेम्परेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर उसके ऊपर देखोगे तो फिर ये टी माइनस टीसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो इसमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी ससेप्टेबिलिटी होती है, कि जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने मैग्नेटाइज होने की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं, यानी कि ससेप्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो ये क्यूरी टेम्परेचर हो गया। इसके बाद है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप, ये जो हिस्टैरिसीस लूप है इसमें हम एक साइकिल को पढ़ते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। Demagnetization of a ferromagnetic material. Of a ferromagnetic
मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, तो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ किस किस के बीच में बनता है? एच, ये एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये वो फील्ड है जिसके अंदर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, और इधर वाई एक्सिस पे हम पढ़ेंगे आई को, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे जैसे हम ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा। ये कब तक बढ़ेगा? जब तक डोमेन्स का अलाइनमेंट नहीं हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो तभी तक इंक्रीज होगा जब तक सारे डोमेन्स अलाइन नहीं हो जाते। एक बार सारे डोमेन्स अलाइन हो गए तो मैग्नेटाइजेशन कहां से आएगा? क्योंकि उन डोमेन के अलाइनमेंट की वजह से ही तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। अगर वो एक बार सारे अलाइनमेंट हो गया तो फिर उसके बाद मैग्नेटाइजेशन होना बंद हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का बढ़ना भी बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये जैसे O से हमने स्टार्ट किया तो ये A तक बढ़ेगा। सपोज करिए कि इस फील्ड पे सारे डोमेन्स का अलाइनमेंट हो गया। ये जो फील्ड है, सपोज करिए कि H1 फील्ड पे सारे डोमेन्स का अलाइनमेंट हो गया और हम A पे पहुंचे। तो उसके बाद अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाओगे तब भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डोमेन्स का अलाइनमेंट तो हो गया। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। All domains have been aligned in the direction of external magnetic field. अब ये देखो, ये किसकी साइकिल है? मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की साइकिल है। अब हम इसको डीमैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं। डीमैग्नेटाइज करने का मतलब है कि इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम करना शुरू करते हैं। तो ये अपनी साइकिल को रिवर्स नहीं करता है। जैसे जैसे आप इसका मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे वैसे वैसे इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जब आपने ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड पूरी तरह से हटा लिया तब भी इसके अंदर ये वाला जो मैग्नेटिज्म है ये बचा हुआ है। ये जो OB है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इतना मैग्नेटिज्म इसमें बच जाता है ना। यही प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, जो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल शो नहीं करता। आप अगर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाओगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा। ये बचा हुआ जो मैग्नेटिक ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है OB, इसको हम बोलते हैं रेमेनेंस। OB इज कॉल्ड रेमेनेंस। रिमेनिंग से बना है, मतलब बचा हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इसका दूसरा नाम भी है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, केमिस्ट्री का टर्म है रेजिड्यू, आप अच्छी तरह से समझते हैं। जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। इसी तरह से ये जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है इसको हम बोलेंगे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म उसके अंदर बच जाता है। अब हमें ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इसको जीरो करना है। तो जीरो कैसे होगा? इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करना पड़ेगा, यानी कि डोमेन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर। तो ये जो वैल्यू है OC, ये दिस इज नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो। OC इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन at which intensity of मैग्नेटाइजेशन become zero। तो ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, इसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी। तो व्हाट इज कोएर्सिविटी? कोएर्सिविटी इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड at which intensity of मैग्नेटाइजेशन become zero। तो अब ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो गया। डीमैग्नेटाइज होने का मतलब है कि आपने जब OC के बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसके अंदर फिर कोई मैग्नेटिज्म नहीं बचा है। वो अब
ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल बन गया जो आपने O से स्टार्ट किया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज 0। फिर आप क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको बढ़ाते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो अलाइनमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। फिर एक सिचुएशन आएगी जब सारे डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर आपने इसको उस डायरेक्शन में खत्म करना शुरू कर दिया, तो फिर आप देखते हैं कि भाई ये वाली जो वैल्यू है OE, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिज्म बच गया। फिर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे यानी कि पहले वाली डायरेक्शन में, तो फिर ये 0 हो जाएगा और फिर ये इस तरह का एक साइकिल बनता है। ठीक है, तो आप अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे तो एक सर्टेन वैल्यू तक इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलाइन हो चुके होंगे। फिर आप उसको कम करोगे तो वो अपने ओरिजिनल ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचेगा OB, एंड OB इज कॉल्ड रेमिनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। फिर आप उसको जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, फिर बढ़ाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर कम करोगे तो फिर उसमें कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में बचेगी OE, और फिर बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे ही ये दोबारा से फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो दिस इज द साइकिल। इसमें दो टर्म्स पूछे जाते हैं OB और OC। तो अगर आप चाहते हैं एक परमानेंट मैग्नेट बनाना, तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब है कि आप अगर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा लो तब भी उसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचा रहे और ये भी ज्यादा हो। तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होनी चाहिए, ज्यादा कोएर्सिविटी होनी चाहिए और ज्यादा रेमिनेंस होना चाहिए। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के लिए इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोएर्सिविटी। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बट कोएर्सिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको दो मटेरियल दिए जाते हैं, एक का रेमिनेंस ज्यादा है, दूसरे की कोएर्सिविटी ज्यादा है, तो आप किसको, दोनों में से किसको चूज करोगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के? तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम उसको चूज करेंगे जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है। तो कोएर्सिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि कोएर्सिविटी देर में, अब जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा होगा वो मटेरियल देर में अपने मैग्नेटिज्म को लूज करेगा, क्योंकि उसको जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, उसको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए, और वो देर में अपने मैग्नेटिक फील्ड को लूज करेगा, और यही प्रॉपर्टी कोएर्सिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। तो देखिए आयरन का जो ग्राफ है, ये जो हिस्टैरिसीस लूप है, ये मैंने बना दिया स्टील का, ये स्टील है, और इसी के साथ आयरन का ग्राफ बनाइए। ये स्टील का बना हुआ है और इसी के साथ आयरन का ग्राफ बनाएंगे, तो आयरन का ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से आयरन का ग्राफ आता है। तो आयरन की देखिए कोएर्सिविटी कम है और ये ज्यादा है। तो आयरन और स्टील को कंपेयर करो तो आयरन की कोएर्सिविटी कम है और रेमिनेंस ज्यादा है। स्टील की कोएर्सिविटी ज्यादा है और रेमिनेंस कम है। तो इसलिए जो परमानेंट मैग्नेट है वो स्टील के बनाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो आयरन के बनाए जाते हैं। तो सॉफ्ट आयरन के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जो स्टील है उसके परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट ये मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं और मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होते हैं। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है, स्टील का और सॉफ्ट आयरन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे, ये लास्ट टॉपिक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कंपैरिजन। उसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे उसका डिफरेंस पूछेंगे। अब देखिए इसका लास्ट टॉपिक पड़ता है और मैं इसका असाइनमेंट भेजूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स आप करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखिए जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का एक्सिस है, तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है। इसका ये मतलब है कि इस अर्थ के अंदर जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या जितने भी ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सब के सब रिवॉल्व करते हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी चार्जेस हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और आपको अभी थोड़ी देर लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या कोई चार्ज रिवॉल्व करता है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जितने भी चार्ज रिवॉल्व करेंगे उनकी अपनी एक करंट होगी और उसकी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने ये चीज सुनी होगी कि मैग्नेटिक निडल आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है। तो मैग्नेटिक निडल क्या होती है? मैग्नेटिक निडल एक मैग्नेटिक मटेरियल है या एक मैग्नेट है जिसको रिवॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। अगर आप एक सिर्फ मैग्नेटिक निडल को आप ले जाते हो और वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आपको बताती है, इसका मतलब है कि हर जगह कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो उस पर टॉर्क लगा के उसको रिवॉल्व कर रहा है। और किसका वो मैग्नेटिक फील्ड है? वो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसका बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसको हमने दो पार्ट कर दिए, इसके परपेंडिकुलर दो पार्ट करिए। तो यहाँ पे जो एक प्लेन बनता है, प्लेन की बाउंड्री पे जो सर्कल बनेगा उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर लाइन होगी, ये इसके दो पार्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, अब अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होती है इस तरह से, ये अर्थ की मैग्नेट है। पूरे अर्थ को हम एक मैग्नेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ये अर्थ का मैग्नेट है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ की तरफ जो अर्थ का पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ की तरफ जो पार्ट होता है हेमिस्फीयर उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल होता है, नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल, और साउथ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, मैग्नेट की बात कर रहे हैं अभी। अभी सिर्फ इस मैग्नेट को देखें, अर्थ को अगर हम एक मैग्नेट से रिप्लेस करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है। इसका एक्सेस जो ओरिजिनल नॉर्थ साउथ है उससे एक सर्टेन एंगल बनाता है, और ये जो एंगल है ये 11.3 डिग्री होता है। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है उससे एक वर्टिकल प्लेन बनाइए, और ये जो नॉर्थ साउथ है, जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, उससे एक वर्टिकल प्लेन बनाओ, तो दोनों प्लेन्स के बीच में 11.3 डिग्री का, ये प्लेन्स को महसूस करिए कि प्लेन कैसे होता है। देखिए नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ से मैंने एक ऐसा प्लेन बना दिया, ये इस तरह से एक प्लेन बन गया जो इसके दो पार्ट करेगा, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड, इस प्लेन को अगर मैं बनाऊं तो ये प्लेन आपको इस तरह से दिखेगा। इस प्लेन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाओ इस तरह से, ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा, दिस इज 11.3 डिग्री। जो ये थीटा है इसको बोलते हैं डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चलेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से चलेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, जैसे मैग्नेट की फील्ड लाइन होती है क्लोज लूप्स, उस तरह के लूप बनाते। तो देखिए ये यहाँ से जब अर्थ से निकलेगी तो ये बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जब इस वाले हेमिस्फीयर में ये अंदर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के लिए अलग अलग है। जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है,
और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अगर इससे हम इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाए, ये जैसे इसका नॉर्थ साउथ है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाए जो इसको अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगी या अर्थ की मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर ये जो है इसको बोलते हैं साउथ पोल और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं होगा। जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की। ठीक है, ये जो अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, दीज आर नॉट मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, ये तो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है। ये जो साउथ पोल है इस तरफ, अर्थ की मैग्नेट का जो साउथ पोल है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो नॉर्थ पोल है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। बड़ा अजीब है ये, इसको ध्यान से समझना है। साउथ पोल की तरफ, अर्थ के मैग्नेट का जिस तरफ साउथ पोल होगा उसको नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इसको बोलना चाहिए नॉर्थ सीकिंग पोल। ये नॉर्थ पोल नहीं है, ये है तो साउथ पोल, लेकिन हम इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल ये नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी की वजह से सपोज करिए ये मैग्नेटिक नीडल है और इसका ये नॉर्थ पोल है, तो ये अर्थ का जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल को सीक कर रहा है। सीक मतलब उसकी चाहत है इसको अपनी तरफ लाने की, तो इसलिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ, और उसका मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल। ये कंफ्यूजन है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, क्या ये नॉर्थ पोल है? नहीं, ये नॉर्थ पोल नहीं है, ये अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है। तो फिर इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। फिर इसको हम साउथ क्यों नहीं बोलते हैं? ताकि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में कंफ्यूजन ना रहे। जिस तरफ नॉर्थ है उसी तरफ नॉर्थ रहे तो हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है नॉर्थ सीकिंग पोल, ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ रखेगा। ठीक है, तो ये जो अर्थ की मैग्नेट है, आपने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा तो अर्थ की मैग्नेट नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और आपको मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, ये अर्थ के मैग्नेट की ओरिएंटेशन हो गया। वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से 11.3 डिग्री पे होता है, और इसका साउथ पोल की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। अब आप इसके अर्थ के इस वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अर्थ से बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अर्थ के अंदर एंटर कर रहा है। ये इसके परपेंडिकुलर बनाओ, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, और इसके पैरेलल बनाओ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। तो अर्थ के पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा और अर्थ के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये जो प्लेन बनेगा वो आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इन तीनों से जो आप प्लेन बनाओगे, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन जो बनेगा जिसमें ये तीनों चीजें रहेंगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में इनकी डायरेक्शन को हम किस तरह से शो करेंगे? देखिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। यहां से जैसे ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। इसको हम एक प्लेन में बनाते हैं, ये जैसे प्लेन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को तो इससे डिनोट करेंगे, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनेगा वो डेल्टा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अच्छा, दोनों का क्या मतलब होता है? ये जब बाहर निकलता है तो इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, और जब ये अंदर की तरफ जाता है तो इसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। लेकिन दोनों का मतलब ही एक है, बाहर निकले या अंदर की तरफ जाए, तो अंदर की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, और बाहर की तरफ निकलेगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। लेकिन है वो दोनों का एक ही मतलब कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर ये अंदर की तरफ एंटर करता है तो हम कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड डिप कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, दिस इज डेल्टा, तो दिस इज एंगल ऑफ डिप, अंदर की तरफ आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड है सरफेस के साथ, अर्थ की सरफेस के साथ। तो आप इसको एंगल ऑफ डिप भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, और दोनों का मैग्नेटिक मेरिडियन में इसी तरह से बने। तो देखिए, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये BH जो है ये इसके कॉस कंपोनेंट के बराबर होगा, B cos डेल्टा, और जो BB है वो B sin डेल्टा के बराबर होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होता है। एक रिलेशन तो ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा के इक्वल होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट B sin डेल्टा के इक्वल होता है। अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो BH अपॉन BV ये कॉट डेल्टा के इक्वल हो गया। दोनों को डिवाइड करो, B से B कट जाएगा, तो BH हो जाएगा BV इंटू कॉट डेल्टा, और BV हो जाएगा BH इंटू टैन डेल्टा। ठीक है, कॉट डेल्टा को इधर लेके आओगे तो 1 अपॉन कॉट डेल्टा टैन डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, तो BV इज इक्वल टू BH टैन डेल्टा। ठीक है, तो ये इनके रिलेशनशिप्स है, बड़े सिंपल से रिलेशन है, सिंपल टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, बस आपको डेल्टा को समझना है, डेल्टा क्या चीज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा। आपसे पूछा जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ये क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो आप इसमें कंपोनेंट में 3 चीजें बताते हैं, एक तो BH बताते हैं, एक थीटा बताते हैं, और एक डेल्टा बताते हैं। दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BH का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये उन दोनों के बीच का एंगल होता है, आपको डायग्राम बना के बताया था, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल। और डेल्टा होता है एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, ये एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 कंपोनेंट होंगे। अब इसमें कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, जैसे इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, तो आप डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हो। ये जैसे अर्थ हो गई, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ हो गए, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे और इस तरह से एंटर करेंगे। तो आप देखिए, इक्वेटर पे ये अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो डेल्टा 0 हो जाए। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है। और अगर आप नॉर्थ पोल पे देखोगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो 90 डिग्री हो जाए। तो 2 क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ, उन पे डेल्टा कितना होगा, तो दोनों पे डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 90 डिग्री होगा। तो पोल्स पे डेल्टा 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक निडल को पोल्स पे ले जाते हो, अगर किसी मैग्नेटिक निडल को पोल्स पे ले जाते हो,
तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक नीडल किस तरह से रोटेट करती है। ये जो मैग्नेटिक नीडल है आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हो, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इसका एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का BH, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ की जो मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये क्या करेगा, ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट हो गए। तो मैग्नेट को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है। तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को उस नॉर्थ की पोल की तरफ भेजेगा और ये इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा नॉर्थ साउथ। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जो मैग्नेटिक नीडल है उसके ऊपर टॉर्क लगाती है और अपने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसको अलाइन करता है। तो यहाँ पे अगर पोल्स पे आप ले जाओगे तो पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, b cos थीटा e cos 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बचेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो फिर टॉर्क कौन लगाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस नीडल के ऊपर टॉर्क नहीं लगाएगा। यानी कि आप इसको जिस पोजीशन में ले जाओगे उसी पोजीशन में ये रहेगा क्योंकि उस पर ऊपर टॉर्क 0 है। ठीक है, तो ये सब कहानी है इसकी। अब आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा मैं, तो वो असाइनमेंट आप करने की कोशिश करिएगा, इस सारी थ्योरी को पढ़ के, फिर देखते हैं कितना समझ में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, आप उसको जरूर करके रखिएगा। ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका असाइनमेंट करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।